रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन। यूक्रेन पर अमेरिकी का प्लान बी। कहा युद्ध हार भी गई जेलेंस्की की सेना तो पोलैंड से चलेगी निर्वासित सरकार। हिमाचल विधानसभा बजट 2022 से 2023 पर वर्चुअल संवाद आयोजित। सीएम ने लोगों को समझाया बजट। कहा जो गरीब है हम उसके करीब है। भावुक हुए सीएम योगी। कहा पिता के देहांत के बाद से भय और संकोच के मारे बात नहीं कर पाया। मां के दर्शन करने जरूर आऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय निवेशकों पर भारी असर। सेंसेक्स 1400 अंक गिरकर 53,000 से नीचे। निफ्टी 390 अंक टूटा। एशियाई बाजार भी नुकसान पर खुले। जीएसटी के टैक्स स्लैब में बड़ा फेरबदल। सरकार 5% वाले स्लैब को बढ़ाकर करेगी 8%। छूट में भी होगी कटौती। और एम्स में अब स्क्रीनिंग ओपीडी से मरीजों को जल्द मिलेगा परामर्श। मरीज का स्क्रीनिंग ओपीडी कराकर संबंधित विभाग में भेजा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन है, लेकिन ये लड़ाई किसी मोड़ पर जाती नहीं दिखती है। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन की सरकार ने एक ऐसा प्लान बना रखा है जो तब काम आएगा अगर दुर्भाग्यवश इस हमले में राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौत हो जाती है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन को सलाह दी है कि वे प्रमुख अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर ना रखें और उन्हें देश की राजधानी के बाहर के स्थानों पर ट्रांसफर करें। हालांकि यूक्रेन अधिकारियों ने दावा किया है कि जेलेंस्की कीव में ही है। क्या होगा अगर इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी हमले की चपेट में आ जाएं? ऐसे किसी भी परिस्थिति में रूसी भले ही जो भी सोच रहा हो, लेकिन ऐसे हालात में अमेरिका ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अमेरिका के ये इरादे रूस के अरमानों पर पानी फेरने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है यूक्रेन के पास एक योजना है जिसके मुताबिक अगर हमले में राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान भी चली जाती है तो यूक्रेन में मौजूदा सरकार जारी रहेगी, यानी कि रूस यहां अपनी पसंद की सरकार नहीं बना सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ठिकाना हाल के दिनों में रहस्य में है। युद्ध के बीच आखिर जेलेंस्की कहां हैं? उन्होंने दावा किया था कि वह देश की राजधानी कीव नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले जेलेंस्की ने यह भी दावा किया था कि वह रूसी सैन्य अभियान का नंबर 1 टारगेट थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवन और उसके परिवार के लिए यह हमला सीधा खतरा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्टें आ रही है कि अगर जेलेंस्की की सेना हार भी जाती है तो पोलैंड से निर्वासित सरकार काम कर सकती है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन अधिकारियों के पास ये एक योजना है। अगर राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की देश में चल रहे रूसी सैन्य अभियान का शिकार भी हो जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है तो यूक्रेन के पास एक योजना है जिसकी वजह से यूक्रेन में वहां की सरकार कायम रहेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन के पास योजना है कि मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं या किसी भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह तय है कि यूक्रेन में सरकार की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जारी रहेगी। ऐसा किसी भी तरह से होगा ही। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों के बीच अभी इस बात पर बहस चल रही है कि अगर रूसी हमले में राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौत हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या फिर ऐसी परिस्थिति में नेतृत्व संकट को कैसे सुलझाया जाएगा। अगर यूक्रेन के संविधान की बात करें तो संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो संसद के चेयरमैन यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में स्पीकर राष्ट्रपति की जगह ले लेते हैं। इस वक्त रूसलान स्टेफेनचुक यूक्रेन की संसद वेरकोवना राडा के अध्यक्ष हैं।
विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2022 से 2023 के बजट पर आयोजित वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट को एक लाइन में समझाया है। उन्होंने कहा, यह बजट कमजोर और गरीब का है। जो भी गरीब है हम उसके करीब है। बजट समग्र समावेशी विकास पर केंद्रित है और इसमें प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में और सुधार किया है। यह संवाद पीटर ऑफ से आयोजित था, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग जुड़े थे। सीएम ने कहा कि यह प्रथम अवसर है जब प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के उपरांत कोई मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद वर्गों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना रहा है। सरकार का सबसे पहला निर्णय वृद्धजनों के कल्याण तथा अन्य निर्णय निराश्रित पशुओं को उचित आश्रय सुनिश्चित करवाने के लिए लक्षित था। गो अभयारण्यों तथा गो सदनों में पशुओं के लिए 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा रहे थे, जिसे वर्ष 2022 से 2023 के बजट में बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह प्रति पशु किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 51,365 करोड़ का है। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तथा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। पिछली प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के बजट में सभी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को कम करते हुए बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभार्थी वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब 1,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह तथा 1,500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे पेंशनरों को 1,700 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। जहां लोगों की समस्याओं को समझने के पश्चात हमने नए इनिशिएटिव की शुरुआत की, नए काम की शुरुआत की। उसमें एक चीज को हमने हमेशा मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया कि सबसे पहले ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति के लिए मदद करने की आवश्यकता है, जरूरत उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो गरीब है। और इसलिए हमने पहले दिन से अपने भाव व्यक्त किए, जो गरीब है हम उसके करीब हैं। कोविड की परिस्थिति के कारण प्रदेश की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुई। अब की बार जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि उसमें उम्मीदों वाला बजट है। 51,365 करोड़ रुपए का हमने बजट प्रस्तुत किया है। और मैं इस बात को लेकर के ये भी मैं कहना आपके बीच में चाहता हूं कि जो हमारा अनुमान है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में 8.3% वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान हमारा है। हमारा ये बजट केंद्रित है, अगर केंद्रित है तो गरीब आदमी के लिए केंद्रित है। उन्होंने कहा कि 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भी बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होंगी। यह प्रथम अवसर है जब अन्य बजट दस्तावेज के साथ जेंडर बजट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। सिलाई टीचर्स, मिड डे मील वर्कर्स, जलवाहक, जल रक्षक, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। दिहाड़ीदार की दिहाड़ी में 50 रुपये बढ़ाकर इसे 350 रुपये प्रतिदिन किया गया है। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां को भी याद किया। इंटरव्यू में एंकर ने पूछा कि आप अपनी मां से भी कभी बात करते हैं? इसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी मां से 2 सालों से बात नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन के बाद मिलने ज़रूर जाऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 साल पहले मेरे पिताजी का निधन हुआ था, उसके बाद मैं जा नहीं पाया था। मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे बात नहीं कर पाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ माँ की कृपा की वजह से ही हूँ।
बचपन में मेरी पहली शिक्षक मेरी माँ ही थी। अक्षर का ज्ञान उन्होंने ही मुझे दिया है। मेरी माँ को प्रसन्नता इस बात से होती होगी जब वह देखती होगी कि मैं उत्तर प्रदेश में लाखों माँओं के जीवन में परिवर्तन का कारण बन रहा हूँ। सीएम योगी अपनी माँ के बारे में बात करते हुए भावुक दिखे। 25 करोड़ लोगों को ही मैंने परिवार माना है। उनके सुख में सुखी होना, उनके दुख में दुखी होना। मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ था, दुखद निधन हुआ था। मैं जा नहीं पाया था और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। देखिए, अपनी माँ का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ। मेरे बचपन की शिक्षक मेरी माँ ही मेरी थी। मेरी बेसिक शिक्षा जो होती है वो मेरी माँ के द्वारा ही पढ़ाया गया। उसी ने मुझे लिखना सिखाया, अक्षर ज्ञान उसी ने मुझे कराया। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें जो एक एक वादे किए थे उन सब को पूरा किया। संकल्प वही जिसका कोई विकल्प नहीं, और उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से आएगी और हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। उसमें किए एक एक वादे को पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार पूरा करेगी। ग्लोबल फैक्टर और रूस यूक्रेन युद्ध के दबाव में सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दिखी। ट्रेडिंग शुरू होते ही बिकवाली ने जोर पकड़ लिया और सेंसेक्स 53,000 से नीचे तो निफ्टी 16,000 से नीचे जाकर खुला। यह भारतीय निवेशकों पर भारी पड़ रहा है। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 1,161 अंकों की कमजोरी के साथ 53,173 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी ने 377 अंकों के नुकसान के साथ 15,868 पर ट्रेडिंग शुरू की। निवेशकों की बिकवाली और मुनाफा वसूली से सुबह 9:20 सेंसेक्स 1,398 अंकों के नुकसान के साथ 52,935 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 390 अंक टूटकर 15,850 पर कारोबार कर रहा था। सोमवार को एक बार फिर बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में कमजोरी दिखी। मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इकर मोटर्स और आईसीआईसी बैंक टॉप लूजर रहे, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि ओएनजीसी, कोल इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील जैसे शेयरों में तेज उछाल भी दिखे। एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में सोमवार को ट्रेडिंग की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज 2.06% और जापान का निक्केई 2.90% की बड़ी गिरावट पर कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का एक्सचेंज भी 1.80% की गिरावट पर था। एशियाई बाजारों की कमजोरी का असर भारत के एक्सचेंजों पर भी दिखेगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए एक और बुरी खबर है। सरकार जीएसटी की सबसे कम स्लैब पर टैक्स की दर को बढ़ा सकती है। जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में सबसे कम टैक्स स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% कर सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य के वित्त मंत्रियों का एक पैनल इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंप सकती है। इसमें सबसे कम स्लैब को बढ़ाने समेत राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव दिए गए हैं। पीटीआई समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में सबसे कम टैक्स स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% कर सकती है। इस समय जीएसटी के 4 स्लैब है, जिसमें क्रमशः 5%, 12%, 18% और 28% की दर से टैक्स लगता है। इसमें ऐसी चीजें जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है उस पर सबसे कम टैक्स लगाया जाता है। लग्जरी और सीन गुड्स पर सबसे अधिक 28% स्लैब के ऊपर सेस भी लगाया जाता है। एजेंसी ने बताया कि टैक्स स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% करने से 1.50 लाख करोड़ वार्षिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसमें अगर 1% की बढ़ोतरी की जाए तो सालाना 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
इसमें मुख्य रूप से पैक्ड फूड शामिल है। इसके अलावा इस बैठक में जीएसटी के स्लैब को 3 लेवल का बनाने का सुझाव दिया जा सकता है। 3 स्तरीय टैक्स स्लैब जिसमें क्रमशः 8%, 18% और 28% की दरों में संशोधन होगा। अगर इस बैठक में ये प्रस्ताव पास होता है तो वह वस्तुओं और सेवाओं पर वर्तमान में 12% टैक्स लगाया जाता है जो 18% स्लैब में चले जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न टैक्स स्लैब के तहत अन्य वस्तुओं को भी ऐड कर सकती है। जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की संख्या कम करने का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है। फिलहाल बिना ब्रांड वाले और बिना पैकेज वाले खाद्य पदार्थ और डेयरी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद की बैठक इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में हो सकती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू करने सहित कई ऐसी योजनाओं पर काम चल रहा है। इससे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के मरीजों को भी एम्स के विशेषज्ञों का परामर्श जल्दी मिल सकेगा। स्क्रीनिंग ओपीडी से तय हो जाएगा कि मरीज को क्या परेशानी है और उसे किस विभाग में दिखाने की ज़रूरत है। अगर मरीज हल्की फुल्की बीमारी से पीड़ित है तो उसे यही दवा दे दी जाएगी। उसे अनावश्यक दूसरे विभागों में भटकना नहीं पड़ेगा। एम्स दिल्ली में स्क्रीनिंग ओपीडी सेवा इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू होने पर मरीजों को ज़रूरत के हिसाब से एमआरआई या सीटी स्कैन जैसी जांच भी स्क्रीनिंग ओपीडी से ही कराकर संबंधित विभाग में भेजा जाएगा। संबंधित विभाग में जाने से पहले उनको विशेषज्ञ का परामर्श मिलेगा। वहीं डॉक्टर्स इनका इलाज जरूरत के हिसाब से जल्दी शुरू कर पाएंगे। इस सुविधा का फायदा मरीजों को दिलाने के लिए एम्स में 10 एमआरआई मशीन और 10 सीटी स्कैन मशीन लगाने की योजनाएं बनाई हैं, जो केवल ओपीडी मरीजों के लिए सीटी स्कैन क्षेत्र में ही लगाई जाएंगी। इसके अलावा भर्ती मरीजों और आपातकाल में आने वाले मरीजों के लिए अलग से सीटी और एमआरआई मशीनें होंगी। ओपीडी में आने वाले मरीजों को जल्द इलाज मिल सके, इसके लिए और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएंगी। इनमें 2 अभी आ गई हैं, अभी 4 और लगेगी। कुल 8 मशीनें होंगी ताकि मरीजों का उसी दिन अल्ट्रासाउंड किया जा सके। इसी तरह एक्सरे मशीनें भी बढ़ाई गई हैं। ये मशीनें और लगाई जाएंगी। एम्स प्रोटोकॉल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू होने से मरीजों के इलाज में लगने वाले समय में बचत होगी। अभी मरीज अपने मन से किसी भी विभाग का समय लेकर पंजीकरण कराने आ जाते हैं। कई बार मरीज को बीमारी कोई और होती है और वे पंजीकरण किसी अन्य विभाग में करवा लेते हैं। इससे मरीज को अपना इलाज कराने में समय लग जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी,
इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।